हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हमारी सीरीज के हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और उसमें हमने स्टार्टिंग वाला पोर्शन इंट्रोडक्शन हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में क्या कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कैपिलरिटी के बारे में देखा। अब ये जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट करेंगे। मतलब इस पार्ट में क्या होगा, हमारा फ्लूइड मोशन में आ जाएगा और जो फोर्सेस उसके मोशन को कॉज कर रही हैं वो सब भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये कौन सा वाला पार्ट है, 11th पार्ट में है हम अपने इस चैप्टर के। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एक बार हम अपने कंटेंट में देखें कि कहां तक हम पहुंच गए हैं, तो हमने बीच के दो टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, फर्स्ट वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया जो हाइड्रोस्टैटिक्स का था। ठीक है, बीच वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी वाला। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा है, कैपिलरिटी के बारे में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ के बारे में देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम समझने से पहले ही हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बेसिक्स क्या है, पूरा वही है। स्टार्टिंग की चीजें हम समझेंगे तभी हम बर्नौलीज थ्योरम में आ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, जो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहता है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, फ्लूइड डायनेमिक्स को। ठीक है, तो इंट्रो देखते हैं क्या होता है हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट हम इस जो ब्रांच है इसका हम इंट्रो देखते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स लगभग सेम ही चीज। मोस्ट अच्छे से प्रॉपर नाम बोले तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड फ्लूइड एट रेस्ट। हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा, फ्लूइड्स को रेस्ट में पढ़ा, जिसको हमने किस में पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। पास्कल्स लॉ हमने देखी कि फ्लूइड रखा हुआ है तो उस पर कैसा प्रेशर होगा, जितना फ्लूइड के हम अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है। ये सब कब था, जब फ्लूइड रखा हुआ था, और उसी को हमने क्या बोला, हाइड्रोस्टैटिक्स देखा। नाउ वी विल लर्न ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स। अब हम ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को पढ़ेंगे जो किसको डील करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अब हमारे फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे, बहने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब डायनामिक्स मतलब मोशन और फोर्सेस का इफेक्ट को कंसीडर करना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स एक प्रकार से क्या है, ब्रांच है। और ओरिजिनली बोला जाए तो ये किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की। तो फिजिक्स तो सबकी ब्रांच है ही, फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी ब्रांच है, मगर फ्लूइड डायनामिक्स जो है ना, वो ओरिजिनल ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट, जैसे कोई इंजीनियरिंग करने जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि वो करेगा तो उसके में सब्जेक्ट रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका एक पार्ट होता है फ्लूइड डायनामिक्स हमारा। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी एनालाइज द फ्लूइड मोशन बाई कंसिडरिंग। हम फ्लूइड के मोशन को एनालाइज करते हैं कि कैसे फ्लूइड या पानी या कोई भी फ्लूइड पानी के अलावा वो बह रहा है। ठीक है, और कैसे बह रहा है, मतलब उसके कॉज को भी देखते हैं, कॉज दी मोशन एंड बाई कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब किस कारण से मोशन हो रहा है। एक तो बह रहा है, ठीक है, जब फ्लूइड बह रहा है और हम उसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, जब बह रहा है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो क्यों बह रहा है, उसको हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं। मगर जब हम ये देखने लग गए कि वो क्यों बह रहा है और कैसे बह रहा है, तब हम उसका एनालिसिस करने लग गए, तो वो फ्लूइड डायनामिक्स में आ गया कि किस कारण बह रहा है, कौन सी फोर्स लगी तब ये बहना चालू किया। ठीक है, अब ये बहना चालू हो गया, अब उसके ऊपर एनालिसिस, तो ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, सही मायने में देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या एनालिसिस करते हैं, फ्लूइड का मोशन कंसीडर करके कॉज ऑफ मोशन की, किस कारण मोशन हो रहा है, और कॉज क्या होता है, फोर्स। मोशन का कॉज क्या होगा, फोर्स होगा उसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्लूइड डायनामिक्स का एकदम प्रॉपर डेफिनेशन। नेक्स्ट, यदि मोशन की बात करूं मैं, मोशन ऑफ एनी मैटर, सारे मैटर मतलब ऐसा चीज जिसमें मास हो, इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब ना, सबका जो मोशन, यदि की मैं बात करूं ना, जितने भी मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें, सबके मोशन के बारे में बात करूं तो सब न्यूटन सेकंड लॉ से गवर्न होता है। मतलब फ्लूइड डायनामिक्स को भी यदि हम बात करें ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ ही रहती है, उसी को हम डिराइव करके एकदम खतरनाक बना के बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, ये सब डिराइव करते हैं। मतलब पूरा फ्लूइड डायनामिक्स का बेसिक क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो क्या बोलती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। और यही बेसिक्स है पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स का। वो जो F इजिकल टू एम ए जो हम इक्वेशन बोलते हैं ना, वो आप फ्लूइड डायनेमिक्स में जाके पढ़ेंगे तो वो इक्वेशन में बहुत सारी चीजें कंसीडर होती है, और वही पूरा बेसिक्स होता है फ्लूइड डायनेमिक्स का, विच इज दी बेसिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं देखेंगे, हम उसका एकदम डिराइव्ड वाला फॉर्म को लेके हम चलेंगे, मगर ओरिजिनली सारी चीजें डिराइव ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही होती है। तो बेसिक क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या होती है, फोर्स इज इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये होती है हमारी न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। तो यही क्या होता है, पूरा फ्लूइड डायनामिक्स का क्या रहता है, बेसिक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लूइड डायनामिक्स समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को समझना। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम मोशन के ऊपर स्टडी करते हैं और कॉज को नहीं देखते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के ऊपर तो एनालिसिस करेंगे कि फ्लूइड कैसे बह रहा है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसके कॉज को भी देखेंगे। ये हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में पढ़ते हैं। मगर फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी एक क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके मोशन के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ये नहीं देखते कि किस कारण से वो वैसा मोशन कर रहा है। डायनामिक्स में हम उसके कारण को भी देखेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स समझने के लिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स के कुछ चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे फ्लो की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि फ्लो कैसा होगा, अनस्टडी होगा कि स्टडी होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कंप्रेसिबल होगा, इनकंप्रेसिबल होगा, रोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा, विसिड होगा, इनविसिड होगा। ये सब चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे तो हमें पूरा एजम्पशन देखना पड़ेगा कि वो किसके लिए रहता है, स्टडी फ्लो के लिए रहता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रहता है। ये सब चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक्स में वो क्या करता है, सीधा वो स्किप कर देगा, बोल देगा स्टडी फ्लो है, थोड़ा सा बताएगा और आपको बता के वो छोड़ देगा, बट आपके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे फ्लोज के बारे में जल्दी से देखेंगे, क्योंकि यही पूरा बेसिक्स है फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ने का, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे हम बोलेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन इरोटेशनल फ्लो के लिए अप्लाई करती है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। तो ये काइनेमेटिक्स का ये पार्ट हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है फ्लूइड डायनामिक्स को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये वाले पोर्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही सब आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है, उसी के अंदर आता है। हम तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, बट जब आगे जाके पढ़ेंगे तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है, इन विच मोशन ऑफ द फ्लूइड्स। ये क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें इन विच मोशन ऑफ फ्लूइड इज कंसिडर्ड, जिसमें हम फ्लूइड का मोशन को कंसिडर करते हैं कि वो कैसे फ्लो कर रहा है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स। मतलब हम क्या करेंगे, उसका कॉज कंसीडर नहीं करेंगे कि किस कारण से वो फ्लो कर रहा है। और क्या होता है, कारण क्या होता है, फोर्स ही होती है, प्रेशर फोर्स, सारी फोर्सेस के कारण ही वो फ्लो करता है। तो ये क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम ये चीज पढ़ते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। मगर हम तो डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, कॉज भी कंसीडर करेंगे अपने इसमें, मगर काइनेमेटिक्स के कुछ चीज कंसेप्ट को हम पहले देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो, कैसे फ्लो होते हैं, स्टडी वर्सेस अनस्टडी, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल, विसिड वर्सेस इनविसिड, कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल, और लैमिनार वर्सेस टर्बुलेंट। ये सारे 6 फ्लोज को जानना हमारे लिए जरूरी है, तभी हमें आगे की सारे अजम्पशन और कौन सा डेरिवेशन किसके लिए होता है ये हमें एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट बात करते हैं हम, वर्सेस मतलब सब फ्लो है, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सारे फ्लो हैं, तो मैंने उसका नाम लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टडी और अनस्टडी फ्लो को देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। जैसे बर्नौलीज इक्वेशन होती है, वो किसके लिए होती है, स्टडी फ्लो के लिए होती है। तो यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे फ्लोज होते कैसे, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट, इफ x इज एनी पैरामीटर ऑफ फ्लो, यदि x कोई भी फ्लो का पैरामीटर है, एनी पैरामीटर ऑफ फ्लो, पैरामीटर का मतलब मैं बोल सकता हूं प्रेशर, फ्लो का प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है। एक फ्लूइड बह रहा है और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, कुछ भी हो सकता है। देन यदि x कोई भी पैरामीटर है फ्लो का, एकदम सिंपली समझना है, वेलोसिटी मान लेते हैं कि x क्या है, वेलोसिटी है फ्लो की, उसकी किस रफ्तार से वो बह रहा है, और डायरेक्शन भी दे रहा है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देन dx by dt मतलब x का चेंज
विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, टाइम के साथ। मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। यदि मैं x को वेलोसिटी मान रहा हूं तो कोई भी पैरामीटर हो सकता है, वो उसका टेम्परेचर हो सकता है, उसका प्रेशर हो सकता है, कोई भी पैरामीटर, और वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है एट ए पर्टिकुलर स्पेस। पर्टिकुलर स्पेस मतलब एक फिक्स जगह में, एक फिक्स जगह में वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और वो यदि जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लो क्या है मेरा, स्टडी फ्लो है। नहीं हुआ जीरो, अदरवाइज द फ्लो इज अनस्टडी फ्लो। क्या समझा हमने, थ्योरी से समझा, ठीक है। इक्वेशन से समझते हैं कैसे। डी एक्स, एक्स क्या है, कोई भी पैरामीटर फ्लो का, वेलोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, और डी एक्स बाई डी टी मतलब टाइम के साथ हम इसका चेंज देख रहे हैं, x1 माइनस x2 बाई टाइम मतलब कितने टाइम में, और ये किसमें, एक पर्टिकुलर स्पेस में। स्पेस मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स x y z में। स्पेस मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस फिक्स कर दिए, मतलब मैं जैसे इस बोर्ड की बात करूं तो मैं फिक्स कर दिया ये लाइन, इस स्पेस में मैं देख रहा हूं, इस स्पेस में मैं देख रहा हूं। इसका मतलब यहां पे ये है कि मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देख रहा हूं, एक पर्टिकुलर जगह में देख रहा हूं। तो यदि dx टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है पर्टिकुलर स्पेस में और इसकी वैल्यू 0 आती है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, स्टडी फ्लो। अब यदि dx बाई dt मतलब कोई भी पैरामीटर हम मान ले सकते हैं, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी में बोलूं सिंप्लिसिटी के लिए, तो वेलोसिटी यदि टाइम के साथ स्पेस में चेंज हो जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आएगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मैं इसको बोलूंगा अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो, ठीक है। तो कैसे समझ में आया, अभी हमें इक्वेशन से समझ में आया, थ्योरी से समझ में आया। अब हम देखते हैं डायग्राम फॉर्म में इसको हम कैसे समझ सकते हैं। एक पाइप ले लेता हूं मैं, ये क्या है मेरा पाइप, इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरफ से, यहां से फ्लो करेगा और वहां से निकल जाएगा। पाइप को मैं साइड से देख रहा हूं, सेक्शन। तो अब मैं क्या करता हूं, यदि मैं इसमें एक अपना सेक्शन लूं, यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक अपना सेक्शन एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं बोलता हूं एक्स एक्स। सेक्शन का मतलब यह है कि ये पाइप ऐसा होगा, इसको मैं काट दिया हूं बीच से और फिर उसको देख रहा हूं। तो जनरली हम क्या करेंगे, ओरिजिनली तो नहीं काटेंगे, मगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वहां से काट के हम उसको देख रहे हैं। तो इस जगह में मतलब ये एक पर्टिकुलर क्या हो गया, स्पेस हो गया। अब यहां पे मैं देखूं वेलोसिटी के बारे में, तो मैं टाइम देखना शुरू करूंगा। जब मैं टाइम देख रहा हूं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी कितनी है, एज्यूम कर लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैं अगला टाइम देखा, टाइम कितना, 2 सेकंड्स में देखा वेलोसिटी, इसी सेक्शन में, इसी जगह में मैं देख रहा हूं कि कितनी वेलोसिटी। 1 सेकंड में देखा तो 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में देखा तो भी वेलोसिटी मेरी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में देखा t इक्वल टू 3 सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में देखा तो भी मेरी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में देखा तो भी 2 मीटर, 2 सेकंड में देखा 3, ऐसे ही करते करते मैं कितने भी सेकंड्स तक देखूं या मिनट तक देखूं, आवर तक देखूं, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है इस सेक्शन में, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टडी फ्लो है। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, वेलोसिटी टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर स्पेस में चेंज नहीं हो रही है, मतलब 0, इसका मतलब स्टडी फ्लो। अब यदि मैं देखा दूसरे सेकंड में वेलोसिटी बढ़ गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई, चौथे सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्पेस में वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अनस्टडी फ्लो। समझ में आया, 3 चीजों से, थ्योरी, इक्वेशन और डायग्राम से। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो। एक सेक्शन में मैं देखूंगा। इसका मैं और एक अच्छा एग्जांपल ले सकता हूं, एक पाइप है और पाइप के एंड में मैं पानी गिरते हुए देख रहा हूं, ठीक है, और उस पानी की मैं वेलोसिटी भी चेक कर सकता हूं कि अभी 2 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी निकल रहा है। 1 मिनट बाद देखा तो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रहा है, 3 मिनट बाद देखा तो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रहा है उसके एंड से, तो मैं बोलूंगा ये स्टडी फ्लो है। और मैं देखा कि वेलोसिटी बढ़ रही, कभी ज्यादा गिर जा रहा है, कभी कम गिर रहा है, तो मैं बोलूंगा अनस्टडी फ्लो है। ओके, समझ में आया हमें स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये क्या होता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी जानना, और आप एक बार इन चीजों को समझ गए ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और दूसरी चीज क्या है, ये चीजें हर जगह काम आती है, हर जगह आप स्टडी चीजों को देखेंगे ही। तो स्टडी का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही किसी पर्टिकुलर स्पेस में। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। इफ एक्स इज एनी पैरामीटर ऑफ फ्लो, फ्लो का कोई, बहने का कोई भी पैरामीटर है, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है, विच डज नॉट चेंजेस इन स्पेस। अब क्या हो रहा है, स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो, अदरवाइज इट इज
नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो क्या है कि वो स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है मतलब अलग अलग स्पेस में, एक स्पेस मेरा ये हो गया, दूसरा स्पेस ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, तो इन स्पेसेस से कोई चीज गुजर रही है तो वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। मतलब इस जगह में भी वही था, इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, अलग अलग स्पेस में। और जब भी हम स्पेस में मूव करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम टाइम में मूव ना करें। ऑब्वियस ही बात है, टाइम तो आगे बढ़ता ही है, कहीं भी मूव करें टाइम तो बढ़ेगा ही। तो स्पेस में जब हम मूव करेंगे तो वो चीजें चेंज नहीं होगी, हर जगह उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो मैं इसको बोलूंगा यूनिफॉर्म फ्लो। नहीं होगा तो मैं इसको बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, तो हमने क्या किया, थ्योरी से समझा कि कोई भी पैरामीटर जो स्पेस में चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। इक्वेशन से समझते हैं, यदि dx बाई, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ds लिखूंगा। मतलब कोई भी चीज, कोई भी पैरामीटर, x क्या है, कोई भी एनी पैरामीटर ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है, और वो स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है। किसमें, टाइम में नहीं चेंज हो रहा है, मतलब जीरो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म फ्लो। चेंज हो गया मतलब x, कोई भी पैरामीटर, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, और स्पेस में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम तो चेंज होगा ही क्योंकि चेंज हो गया मतलब जीरो नहीं हुआ। चेंज नहीं होगा तो जीरो होगा, चेंज हो गया तो जीरो नहीं होगा, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। थर्ड चीज, डायग्राम से समझते हैं। फिर एक पाइप लेता हूं मैं, ये हो गया मेरा एक पाइप, यहां पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब यहां से वाटर एंटर करेगा और वहां से बाहर निकलेगा। अब मैं क्या करता हूं, स्पेस में देख रहा हूं तो मैं 3 सेक्शन लूंगा। ये वाला हो गया मेरा एक, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये मेरे क्या है, 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मतलब मैं 3 स्पेस की जगहों में देख रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। टाइम देखते हैं, यहां पे टाइम क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है। इस स्पेस में वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इस जगह में मतलब जब पानी गुजर रहा होगा तो मैं यहां की वेलोसिटी नाप लिया और मैं देखा यहां पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। पानी जब यहां से गुजरा, जब यहां से गुजरा तो भी मैं वेलोसिटी देखा तो भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। जब इस जगह से गुजरा तो भी वेलोसिटी मेरी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। और इस जगह में यदि वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म फ्लो कैसा हो सकता है, यहां पे 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो भी मैं यूनिफॉर्म फ्लो बोलूंगा, मगर स्पेस में चेंज नहीं होनी चाहिए, वो याद रखिएगा, ठीक है। टाइम कैसा भी हो, टाइम में तो मूव करेगा ही, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, टाइम में तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्पेस में कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म फ्लो। चेंज हो गया 2 मीटर पर सेकंड, आगे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर कम हो गया, तो मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। एकदम सिंपल है समझना, मतलब स्पेस में चेंज नहीं होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, ds बाई dt। ओके, तो हमें समझ में आया यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो के बारे में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये चीज जानना एकदम जरूरी है। जब हम बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे तो वो सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए रहती है, तो इसलिए हमें एटलीस्ट समझना ये सब चीजें जरूरी है कि क्या होता है। तो देखते हैं हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। इफ फ्लूइड पार्टिकल्स, मतलब फ्लूइड के मैं पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी फ्लो हो रहा है, फ्लूइड है, वाटर ले लूं मैं, तो वाटर के छोटे छोटे कण होंगे, ठीक है, उस पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं। इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन मास सेंटर, देन फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो, अदरवाइज फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। मतलब पार्टिकल जो है ना वो बह भी रहे हैं और अपने जगह में घूम घूम के बह रहे हैं, ऐसे गोल, एक छोटा सा मान के चले पार्टिकल, मतलब एक स्फीयर पार्टिकल है, वो ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है अपनी जगह में और आगे बढ़ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रोटेशनल फ्लो। सीधा ऐसे घसीटते हुए जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं कैसे हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाता हूं। फर्स्ट वाला कैसे, इरोटेशनल फ्लो। पहले रोटेशनल लिखा है, ठीक है, पहले रोटेशनल को बनाते हैं। ये एक फेस हो गया मान के चलिए, तो ऐसे क्या होगा, हमें उसका रोटेशन समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा फेस, और ये एक ही फेस है जो आगे बढ़ते जा रहा है, ये।
और फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। मतलब फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है फ्लो का डायरेक्शन। अभी जो पार्टिकल है ये अपने सेंटर के अबाउट गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो। ओके, दूसरा देखते हैं इररोटेशनल फ्लो। यहां पे कैसे रहेगा, यहां पे वो सेम पार्टिकल जैसा है वैसे ही रहेगा, घूमेगा नहीं, अपने मास सेंटर के अबाउट। और फ्लो कैसे चल रहा है, ऐसा, ये फ्लो चल रहा है। फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ फ्लो हो रहा है। अभी पार्टिकल घूमते हुए जा रहा है क्या, नहीं, सीधा जा रहा है पार्टिकल, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो बहुत आसान है समझना, मुश्किल नहीं है। अपने मास सेंटर के अबाउट, रोटेटेड अबाउट इट्स ओन मास सेंटर, अपने मास सेंटर के अबाउट यदि वो रोटेट करते जा रहे हैं, अपने सेंटर के अबाउट गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो रोटेशनल, सीधा जा रहे हैं बिना रोटेट किए तो उसको मैं बोलूंगा इररोटेशनल फ्लो। ओके, मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से लगता है समझना इसको। आगे देखते हैं विसिड और इनविसिड फ्लो। तो विसिड और इनविसिड फ्लो का मतलब ये होता है, फर्स्ट विसिड और इनविसिड फ्लो। विसिड का मतलब होता है विसिड फ्लो, इसका मतलब क्या है, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि उसमें इंटरनल फ्रिक्शन है, मतलब वो जब बह रहा है तो उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। इंटरनल फ्रिक्शन का अब यहां पे ये मतलब है कि उसकी दो परतों के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रही है। कैसे हम इसको देख सकते हैं, यदि मैं एक कंटेनर ले लूं और ये कंटेनर में लिक्विड कैसे भरा रहता है, हम मानते हैं कि लेयर बाय लेयर लिक्विड रहता है, ऐसे लेयर बाय लेयर लिक्विड। और फ्लो भी लिक्विड कैसे करता है, ऊपर की लेयर टूट के गिरती है सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर वाली लेयर, तो ये लिक्विड क्या है, ऐसे लेयर बाय लेयर भरे रहता है। ये तो बड़ा दिख रहा है, ओरिजिनली कैसा होगा, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसका एक लेयर बना के रखे होंगे, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको मैंने बड़ा करके यहां पे बना दिया। अब जब मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूंगा तो लिक्विड कैसे फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, जो ये फर्स्ट वाली लेयर है वो क्या होगी, पहले टूट के यहां पे गिरेगी, फिर सेकंड वाली लेयर आएगी यहां पे, फिर थर्ड वाली लेयर आएगी ऐसे, फिर उसके बाद फोर्थ वाली लेयर आएगी। तो ऐसे ही करके लिक्विड क्या होता जाएगा, बहते जाएगा। अब यदि कोई लिक्विड बह रहा है और उसकी, अब जब लेयर बाय लेयर में वो घस घस के बह रहा है तो इसके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा इनकी लेयर्स के बीच में, एक दूसरे को घस के जब वो ऐसे गिरेगी तो फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन यदि किसी फ्लूइड में ज्यादा है, अब ये फ्लूइड के ऊपर डिपेंड होगा कि वो फ्लूइड कैसा है। यदि उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसके बहाव को मैं क्या बोलूंगा, विसिड फ्लो बोलूंगा। अब यदि किसी फ्लूइड में विस्कोसिटी बहुत कम है, जैसे वाटर की मैं बात करूं, इंटरनल फ्रिक्शन कुछ नहीं होता उसमें, आराम से बह जाता है एकदम, तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। आइडियल फ्लूइड मानते हैं हम वाटर को कि इतनी कम विस्कोसिटी रहती है उसकी, तो वाटर के फ्लो को मैं क्या बोलूंगा पता है, इनविसिड फ्लो बोलूंगा, जिसकी विस्कोसिटी कम है। ठीक है, तो वाटर के फ्लो को मैं क्या बोलूंगा, इनविसिड फ्लो बोलूंगा। तो हम जो भी आइडियल फ्लूइड्स बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या समझ में आया आपको, कि पानी की परतों के बीच की फ्रिक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को यदि मैं हल्का सा भी ऐसा उड़ेलू तो साए से बह जाएगा, सेम वैसे ही मैं मर्क्यूरी को हल्का सा उड़ेलू तो थोड़ा सा बहेगा और रुक जाएगा, मतलब उसके अंदर घर्षण इतना है कि वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसकी इंटरनल फ्रिक्शन ही उसको रोक दे रहा है। पानी साए से निकल जाएगा क्योंकि उसकी परतों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो जिस ऐसा, जैसे मर्क्यूरी को मैं फ्लो कराऊंगा तो उसके फ्लो को मैं बोलूंगा विसिड फ्लो, वाटर को मैं फ्लो कराऊंगा, फ्रिक्शन बहुत कम है उसकी, इंटरनल फ्रिक्शन उसके आपसी परतों के बीच में, तो मैं उसको बोलूंगा इनविसिड फ्लो। ठीक है, तो इफ विस्कस फोर्सेस, मतलब किसी लिक्विड की लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी प्रीडोमिनेंट होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होगी, दैट फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड विसिड फ्लो। अदरवाइज फ्लूइड फ्लो इज इनविसिड फ्लो, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है उसको मैं फ्लो कराऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा विस्कस फ्लो, ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कम है उसको मैं फ्लो कराऊंगा तो इनविसिड फ्लो। ओके, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी फ्लो में इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, तो जहां भी फ्रिक्शन आ रहा है उसको मैं बोलूंगा विस्कस फ्लो। लेमिनार फ्लो एक एग्जांपल होता है विस्कस फ्लो का, और ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसको मैं फ्लो कराऊंगा तो उसकी विस्कोसिटी नहीं होगी। वाटर की भी विस्कोसिटी होती है 1.02 सेंटीपॉइस, बहुत कम होती है, मगर फिर भी मैं उसको आइडियल जैसे ट्रीट करता हूं। तो
और वो जिससे टकराएगा, पाइप के अंदर बह रहा है तो पाइप की वॉल से भी वो घर्षण करेगा। तो लेमिनार फ्लो एक एग्जांपल होता है विस्कस फ्लो का। तो हर फ्लूइड में थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन तो होता ही है, मगर जिसमें सबसे कम होता है और आइडियल फ्लूइड उसको मैं बोलता हूं इनविसिड फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं हम कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, दैट फ्लो इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लो, अदरवाइज इट इज कंप्रेसिबल फ्लो। डेंसिटी एक मेन फैक्टर रहता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। यदि ये कांस्टेंट है मतलब यदि एक पाइप है, ये पाइप में फ्लो हो रहा है, यहां पे डेंसिटी की वैल्यू क्या है, रो 1, और अगले पॉइंट में डेंसिटी की वैल्यू क्या है, यहां पे भी रो 1 है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है फ्लो में, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लो है। कंप्रेसिबल का मतलब दब जाएगा वो, डेंसिटी मतलब घनत्वता, यहां पे जितना घना है आगे भी उतना ही घना रहेगा, तो मैं बोलूंगा इनकंप्रेसिबल फ्लो। यदि वो यहां पे अलग है और आगे जाके वो दब जा रहा है और एकत्रित हो जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कंप्रेस हो गया फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है यहां पे। ठीक है, अब जैसे हम वाटर को देखें तो वाटर को हम क्या बोलते हैं ना, इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है, जैसे यदि मैं बात करूं नॉर्मल प्रेशर की, तो ये चीज हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है। तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगाता है, इसको मैं बोलूं तो 1013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो एक एटीएम में वाटर की डेंसिटी हम 1000 लेते हैं। नॉर्मल जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1000 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट जनरली वो 1000 नहीं होती, थोड़ी सी डिफर करती है, 998 केजी पर मीटर क्यूब में बोलूं। ठीक है, 998 में बोलूं केजी पर मीटर क्यूब में मान लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि मैं अब ये क्या है, एक वातावरण एटमॉस्फेयर हमारे पर प्रेशर लगा रहा है, अब इस प्रेशर को मैं 1000 गुना कर दूं ना, मतलब 1000 ठोक एटमॉस्फेयर आगे प्रेशर लगाने लग जाए वाटर के ऊपर, तो उसका ना डेंसिटी कितना हो जाएगा बताओ, 1003 केजी पर मीटर क्यूब। कितना डिफरेंस हुआ? यदि आप रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी निकालोगे ना, 5% का भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, 5% से भी कम होगा। तो 101 एटीएम और 1000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी वाटर के ऊपर लगा दो, तो देखो उसकी डेंसिटी कितनी चेंज हो रही, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज हो रही। इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाटर जब फ्लो करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, कंप्रेसिबल फ्लो, एक प्रकार का इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है। और यदि किसी फ्लो में ऐसा हो सकता है कि वाटर भी कंप्रेस हो जाए, फ्लो की कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो डेंसिटी यदि कांस्टेंट रही फ्लो के साथ, तो मैं बोलूंगा इनकंप्रेसिबल फ्लो। डेंसिटी वेरी कर जा रही है किसी भी फ्लूइड की, तो मैं उसको बोलूंगा कंप्रेसिबल फ्लो। ओके, तो ये हुआ हमारा कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो के बारे में। लास्ट लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो एकदम सिंपल शब्दों में एकदम सिंपल वर्ड्स में हम देखें कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लैमिनार फ्लो एकदम डिसिप्लिन्ड वे में फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो आए बाएं फ्लो होगा, एकदम अजीब टाइप से। फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स भरे हुए हैं और हम बोलते हैं डिस्पर्स, ठीक है आप लोग सब लोग जा सकते हैं, तो स्टूडेंट लोग लाइन बना के निकलना चालू करेंगे, ऐसा जो कभी होता नहीं है। यदि वो लाइन बना के निकलना चालू करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो हो रहा है, सब स्टूडेंट्स लैमिनार फ्लो कर रहे हैं। और जैसे ही बोले चले जाओ, सब एकदम भेड़ बकरी टाइप निकलने लग गए बाहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। कैसे भी पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझ में आता है यहां से कि लैमिनार फ्लो में पार्टिकल स्ट्रीमलाइन में जाएंगे, एकदम आराम से जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। एक पार्टिकल जो गया, पीछे वाला पार्टिकल भी उसी रास्ते से जाएगा, सारी लेयर्स सेम वे फॉलो करेगी। लैमिनार फ्लो में एकदम कियोटिक मैनर में, कहीं भी कोई भी किसी पे मिक्स हो जा रही है, कोई भी लेयर किसी से भी मिल जा रही है, ऐसा। तो फर्स्ट पॉइंट, स्मूथ फ्लो ऑफ वन लैमिना। लैमिना मतलब एक लेयर होता है, तो मैंने आगे लिखा भी है, और वन लेयर ऑफ फ्लूइड। लैमिना मतलब पानी की एक परत, एक लेयर, उसके पार्टिकल्स की मैं एक लेयर ले लूं तो स्मूथ फ्लो ऑफ वन लैमिना मतलब वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लैमिना। लैमिना मतलब लेयर, मतलब आगे लिखा है और अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो, मतलब एक लेयर आराम से टूट टूट के गिर रही है, एकदम स्मूथली फ्लो हो रहा है। लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, आगे हम अभी देखेंगे। सेकेंड पॉइंट, हाईली विस्कस फ्लो इज द एग्जांपल ऑफ लैमिनार फ्लो। जो ऐसा फ्लो जिसमें विस्कस इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। तो हाईली विस्कस फ्लो मतलब रियल फ्लूइड्स का फ्लो को हम बोल सकते हैं लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो भी होता है, जैसे हम रिवर का एग्जांपल ले लें तो वो सब टर्बुलेंट फ्लो होता है, क्योंकि रिवर इधर उधर से टकरा के अलग अलग प्रकार के कोनों से टकरा के वो पूरी केओटिक मैनर में हो जाती है। सेकेंड, द फ्लो इन जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ में फ्लो हो रहा है कैसा भी, इज एग्जांपल ऑफ
टर्बुलेंट फ्लो, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। रेनॉल्ड नंबर इज ए पैरामीटर। अब एक पैरामीटर होता है रेनॉल्ड नंबर, उसी की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ 3 चीजों से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, विस्कोसिटी, डायमीटर और एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। कुछ 3 चीजें हमें चाहिए, वो 3 चीजों से हम लेमिनार फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, एक नंबर होता है जो यही बता पाता है कि फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। सॉरी, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर होता है जो यही बता पाता है कि फ्लो टर्बुलेंट है कि लेमिनार है। रेनॉल्ड नंबर की एक वैल्यू आती है, 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे कोई यूनिट नहीं होती इसकी। उस वैल्यू की एक रेंज होती है, लेमिनार फ्लो में रहा तो इतने रेंज में आएगा, टर्बुलेंट फ्लो में रहा तो इतने रेंज में आएगा। टर्बुलेंट फ्लो की नंबर ज्यादा रहते हैं, लेमिनार फ्लो के नंबर कम रहते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर से ही हम पता लगा सकते हैं कि फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, यही एक पैरामीटर होता है। रेनॉल्ड नंबर इज अ पैरामीटर विच tells us about फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट। रेनॉल्ड नंबर बताता है। अब रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात करें, क्या होता है, तो ये क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका हम देखेंगे आंसर, तो सिर्फ नंबर रहता है, कोई यूनिट्स नहीं होती। एंड इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है वो, इनर्शिया फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। फ्लूइड की इनर्शिया फोर्सेस और उसकी विस्कस फोर्सेस का वो क्या रहता है, रेशियो रहता है रेनॉल्ड नंबर। ओके, तो यहां तक हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में कि क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सारे लिक्विड के पार्टिकल जो रहते हैं, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ट्रेवल्स along the same path with same velocity as the preceding particles passing through the same point। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा, एक पार्टिकल जिस जगह से गया, अगला पार्टिकल भी क्या होगा, उसी जगह से जाएगा। ठीक है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जब अगला पार्टिकल उसकी जगह में आएगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, उस पॉइंट पे सेम रहेगी। ये होता है स्ट्रीमलाइन का मतलब यदि मैं बोल दूं कि यहां पे 2 पार्टिकल्स हैं और ये मेरी क्या है, स्ट्रीमलाइन है, तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसे ही पाथ फॉलो करेंगे स्ट्रीमलाइन में। मतलब एक ये पार्टिकल क्या होगा, पूरा यही पाथ फॉलो करेगा, इधर वाला पार्टिकल भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। मतलब ये क्या है, लाइन बन रही है, मतलब ये सारे पार्टिकल्स हैं और ये सब क्या हो रहे हैं, ऐसे क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं एकदम डिसिप्लिन मैनर में। हर पार्टिकल की हर पॉइंट पे जो भी स्पीड है वो क्या है, जब उसका पिछला वाला पार्टिकल आएगा उस पॉइंट पे तो उसकी स्पीड भी उस पॉइंट पे उतनी रहेगी। जैसे यहां पे स्पीड में बोलता हूं 2 मीटर पर सेकेंड है, वी मान लेते हैं, तो जब पीछे वाला पार्टिकल इस पॉइंट में आएगा तो उसकी भी स्पीड वही रहेगी। वही बोला, लिक्विड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ, मतलब पिछला वाला पार्टिकल भी सेम पाथ फॉलो करेगा और विथ सेम वेलोसिटी एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल्स। पीछे वाले जो पार्टिकल, मतलब जो आगे का पार्टिकल है, उसकी जो वेलोसिटी है सेम वही रहेगी। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये है कि पानी एकदम एक लाइन के साथ फ्लो करेगा। सारे पार्टिकल्स, एक पार्टिकल जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो अपने आगे वाले के साथ चलेगा, नीचे वाला पार्टिकल अपने आगे वाले के साथ चलेगा, उसी की वेलोसिटी के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन का हमें फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ कि स्ट्रीमलाइन में सब फ्लो कर रहे हैं। अब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो स्ट्रीमलाइन है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, कनेक्ट करके भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में स्पेस देके भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रीमलाइन एक साथ भी लिख सकते हैं, स्पेस देके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्ट्रीमलाइन क्या होती है देखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो लाइन। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की फ्लो लाइन है। फ्लो लाइन 3 प्रकार की होती है, बाकी की 2 हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं होती। जैसे एक होती है पाथ लाइन और एक होती है स्ट्रीक लाइन। ये दोनों हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रीम लाइन जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो बर्नौलीज इक्वेशन रहती है उसको हम एक स्ट्रीम लाइन में ही लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको पहले समझ रहे हैं, बेसिक्स। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, एक प्रकार की फ्लो लाइन रहती है। फ्लो लाइन का मतलब वो फ्लो फील्ड को शो करती है। ठीक है, अब क्या होता है अच्छे से देखते हैं। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन में सारे पार्टिकल्स फ्लो करके जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, अब स्ट्रीम लाइन क्या होती है देखते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। एक क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और कर्व, या क्या होता है, एक कर्व होता है। इमेजिनरी हम एक लाइन और एक कर्व होता है इन ए फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जहां पे फ्लो हो रहा है किसी चीज का, सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब वो जो लाइन है और उस कर्व में मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं, वो क्या देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब स्ट्रीमलाइन क्या होती है मैथमेटिकल सेंस में देखें तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन में यदि कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मैं टेंजेंट बनाऊंगा उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट का टेंजेंट क्या देगा मेरे को, उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस पल की उसकी वेलोसिटी का मेरे को डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम डायग्राम से समझें तो मान के चलिए मैं ऐसा एक कर्व बनाता हूं, ये क्या है, मेरी स्ट्रीम लाइन है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन होगी एक फ्लूइड फ्लो में। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स यही रास्ता फॉलो कर रहे होंगे। एक पार्टिकल गया तो उसके पीछे वाले सारे पार्टिकल्स यही रास्ता फॉलो करेंगे। अब यहां पे यदि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे यदि मैं पॉइंट P ले लिया, मेरे को पता है कि फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है फ्लो का डायरेक्शन, इस तरफ फ्लो कर रहा है, फ्लो इस तरफ हो रहा है। उस फ्लो में मैं एक स्ट्रीम लाइन ले आऊं, जो क्या है, इमेजिनरी लाइन है या इमेजिनरी कर्व बोल दूं। सारे पार्टिकल्स हमने पहले पॉइंट में देखा कि एक पार्टिकल इसी में फ्लो करेगा एकदम बराबर डिसिप्लिन वे में, उसके जो पीछे वाले पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इसी के जैसा फ्लो करेंगे, और ऊपर नीचे वाले पार्टिकल्स अपनी अलग एक ऐसी स्ट्रीम लाइन बना के जाएंगे। तो यहां पे यदि मैं एक पार्टिकल आया और यहां से यदि मैं ऐसे टेंजेंट बना दूं, ठीक है, और अच्छे से देखते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं। यदि यहां पे मैं एक टेंजेंट बना दूं, ये मेरा कर्व, ये मेरा P पॉइंट, और यहां पे मैं यदि ऐसे टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, इससे टच करके, तो ये मेरे को क्या देगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी देगा VP। ठीक है, दूसरा पॉइंट यदि यहां पे मैं Q ले लूं और यहां पे मैं ऐसे टेंजेंट बना दूं, तो ये क्या देगा मेरे को, इस पॉइंट की वेलोसिटी देगा। कहीं पे भी, यहां पे भी मैं एक पॉइंट ले लूं D और इस पॉइंट पे मैं ऐसे टेंजेंट बनाऊं, तो मेरे को इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उसी पल की वेलोसिटी देगा, VD। ठीक है, और प्रीवियस वाला P पॉइंट भी जब इस जगह में आएगा तो उसकी भी वेलोसिटी VD हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। तो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन और एक कर्व होता है, और उस कर्व में, उस लाइन में मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं, तो वो टेंजेंट ना मेरे को उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस पल की वेलोसिटी का क्या देगा मेरे को, डायरेक्शन देगा। ये होता है स्ट्रीम लाइन। अब ऐसे ही लाइन में सारे पार्टिकल्स फ्लो करेंगे तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोल दूंगा। ठीक है, एक डायग्राम से हमें समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहे हैं, या मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स से मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रीम लाइन है एक, नीचे एक और स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, ये क्या है, कुछ फ्लो फील्ड है, मेरे को पता है फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब ये क्या है, कुछ 3 स्ट्रीम लाइन है, सारे पार्टिकल्स इसी में फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाले, बीच वाले और नीचे वाले। ठीक है, अब यदि यहां पे मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, ये एक ऐसा एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला ds बोलता हूं इसको मैं। ठीक है, अब यदि इस एलिमेंट में ना मैं ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा ना, तो मेरे को क्या देगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे। ठीक है, या उस छोटे से एलिमेंट में। ये एलिमेंट क्या लिया हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मगर वो एलिमेंट इतना छोटा है कि वो एक प्रकार का पॉइंट का ही हिस्सा शो कर रहा है। तो यहां पे क्या देगा मेरे को, वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। ठीक है, एक डायग्राम हमने देखा, एक और डायग्राम देख सकते हैं इसका समझने के लिए। कैसे, अब हम क्या करेंगे, एक ये पाइप बनाते हैं ऐसे, ये क्या है हमारा, एक पाइप है जो क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इस पाइप में स्ट्रीम लाइन कैसे बनेगी, इस पाइप के अलोंग ही बनेगी। ये जो मेरी ब्लैक लाइन क्या है, ये मेरी ब्लैक लाइन क्या है, स्ट्रीम लाइन है, क्योंकि सारा पाइप के हिसाब से ही स्ट्रीम लाइन बनेगी, सारे पार्टिकल्स एकदम आराम से ऐसे ही फ्लो कर रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी लाइन होगी इसी के अंदर। अब यहां पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट P ले लेता हूं, यहां पे मैं Q ले लेता हूं, और यहां पे मैं E ले लेता हूं। इन सब पॉइंट्स में मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो मेरे को क्या देंगे, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन देंगे। ठीक है, और वेलोसिटी ऐसे ही होगी, हम देख ही सकते हैं, इमेजिन ही करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन हमें समझ में आया कि क्या है, कि इमेजिनरी लाइन है, कर्व है, फ्लूइड फ्लो फील्ड में हम बनाते हैं, जिसमें किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। और स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, एक लिक्विड में क्या होता है फ्लो, जिसमें लिक्विड passing through a point travels along the same path with same velocity as preceding particles to the same point। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल जिस जगह से जा रहा है उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उसी जगह से जाएगा, जिस जिस जगह में उसकी जो वेलोसिटी रहेगी, पीछे वाले पार्टिकल की भी उस जगह में वही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज कि स्ट्रीम लाइन क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन।
ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रीमलाइन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलिए आप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ स्टडी फ्लो। अब हम समझ सकते हैं स्टडी फ्लो का मतलब क्या है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक स्पेस में देख रहा हूं यहां पे वेलोसिटी एक सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। मतलब स्पेस टाइम के साथ वो क्या करेगी, चेंज नहीं करेगी एक पर्टिकुलर स्पेस में, टाइम के साथ वो वेरी नहीं करेगी एक पर्टिकुलर स्पेस में। तो इन केस ऑफ स्टडी फ्लो जब हो रहा है मतलब कोई भी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में टू स्ट्रीमलाइंस, यदि मैं दो स्ट्रीमलाइंस की बात बोलूं ना, तो कैन नेवर इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट का मतलब या तो क्रॉस ईच अदर, मतलब एक स्टडी फ्लो में दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, जहां ठीक है, क्यों नहीं करती वो ऐसा, दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि यदि दो चीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे ना दो टेंजेंट बन जाएगा दोनों लाइन का। इसका मतलब वो फ्लूइड फ्लो की उस पॉइंट पे दो वेलोसिटी दो डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी का, कि मतलब जैसे वो क्रॉस कर रही है तो इधर भी फ्लूइड फ्लो है और इधर भी फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो स्ट्रीमलाइन कभी भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगी। टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर बिकॉज इट विल गिव टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी देगी वो, मतलब उसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा वेलोसिटी का, जो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, एट दैट पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। ये किसी भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी कर्व जिसका मैं टेंजेंट बनाऊं और वो कुछ उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो कर्व कभी किसी अपने दूसरे कर्व से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक है, तो और हमें लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर दी तो वो एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी का डायरेक्शन देगी, जो पॉसिबल नहीं है उस पार्टिकल के लिए। एक पार्टिकल एक ही दिशा में मूव करेगा ना भाई, दो दिशा में कैसे मूव कर सकता है वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस। जितनी ज्यादा स्ट्रीमलाइंस पास होंगी एट ए प्लेस, किसी प्लेस में यदि स्ट्रीमलाइंस बहुत पास हैं, ठीक है, ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल, ठीक है, एट दैट प्लेस एंड वाइस वर्सा। मतलब जितनी स्ट्रीमलाइंस पास होंगी, है ना, उस जगह में फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जितनी स्ट्रीमलाइंस दूर हैं उस जगह में फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसको हम समझ सकते हैं कैसे, इक्वेशन से। अब हम अपना सेकंड पॉइंट समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, जहां स्ट्रीमलाइन ज्यादा हुई उसका मतलब उस जगह में क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, और जहां स्ट्रीमलाइन दूर रही इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, ये एक मेरी स्ट्रीमलाइन हुई, ये दूसरी मेरी स्ट्रीमलाइन, तीसरी, चौथी, कैसा भी हो सकता है। यहां पे स्ट्रीमलाइन मेरी बहुत पास है, इसका मतलब मैं बोलूंगा यहां पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। अब ये एक और कंडीशन देखता हूं, यहां पे स्ट्रीमलाइंस क्या है मेरी, दूर है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा पता है, यहां पे वेलोसिटी कम है। पहला तरीका इसको समझने का, कैसे हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, स्ट्रीमलाइन पास है, मतलब क्या है, पाइप सकरा है, कम जगह होगी तो रफ्तार ज्यादा होगी। यहां पे क्या है, पाइप चौड़ा है, चौड़ी जगह है, रफ्तार कम होगी। सिंपल सी चीज, पहला तरीका इसको समझने का। ठीक है, स्ट्रीमलाइन पास है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ग्रेटर द क्राउडीनेस ऑफ द स्ट्रीमलाइन, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। स्ट्रीमलाइन दूर हुई, वेलोसिटी कम होगी। पहला तरीका समझने का। दूसरा तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है, सेकंड तरीके से समझते हैं। मतलब इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये जो लाइन वो बोला कि जहां स्ट्रीमलाइन ज्यादा होगी वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां स्ट्रीमलाइन की विड्थ जो होगी, मतलब उसके वो बीच की दूरी की बात कर रहा है। जहां स्ट्रीमलाइन क्राउडेड हुई मतलब वेलोसिटी ज्यादा, स्ट्रीमलाइन दूर हुई मतलब वेलोसिटी कम। मतलब वो किसी दो स्ट्रीमलाइन के बीच की विड्थ की बात कर रहा है कि यदि दो स्ट्रीमलाइन के बीच में दूरी कम रही तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, यदि दो स्ट्रीमलाइन के बीच में दूरी ज्यादा रही तो वेलोसिटी कम रहेगी। वो यही बोल रहे हैं आप। तो इसका मतलब मैं यदि इसको लिखूं तो मैं इस पॉइंट को एक और तरीके से क्या लिख सकता हूं, स्पेसिंग बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन इज inversely proportional टू किसके होगा, वेलोसिटी के। स्ट्रीमलाइन बहुत ज्यादा क्राउडेड है, मतलब पास है ना, दोनों के बीच की स्पेसिंग कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन दूर है, दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या है, ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
पहले में ज्यादा हो जाएगी, दूसरे में कम हो जाएगी। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको ना। जहां क्राउड होगी स्ट्रीमलाइन ज्यादा, वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां स्ट्रीमलाइन दूर दूर होगी वेलोसिटी कम। मतलब दो स्ट्रीमलाइन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, दो स्ट्रीमलाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, दो की बात कर रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, दो टोक स्ट्रीमलाइन लेता हूं मैं, ये एक मेरी एक स्ट्रीमलाइन। ठीक है, कैसा सेक्शन बनाऊंगा, चौड़ा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि वो समझ में आए। ठीक है, दो स्ट्रीमलाइन बनाया, इधर कम है इधर ज्यादा है इसके बीच में स्पेस। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, सेक्शन ले लेता हूं। एक सेक्शन में ये लिया, एक सेक्शन में ये लिया, मतलब इस पर्टिकुलर स्पेस में मैं अपना एनालिसिस करूंगा। ये मेरा सेक्शन 1 और ये मेरा सेक्शन क्या हो गया 2। अब मैं यहां पे दो स्ट्रीमलाइन के विड्थ के बारे में बात कर रहा हूं, B1 दोनों के बीच की स्पेसिंग, और यहां की विड्थ क्या हो जाएगी B2। जो वो पॉइंट लिखा था उसी पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से लिखा हूं, मतलब स्पेसिंग बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब हम एक टर्म देखते हैं, क्या Q इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू V। Q क्या है, डिस्चार्ज, A क्या है, एरिया, V क्या है, वेलोसिटी। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अभी हम जस्ट अगले टॉपिक में इसको प्रूव करेंगे कि क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, तो यहां से यदि मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में और थोड़ा सा देखूं तो यहां से मैं यूनिट्स देखता हूं। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इस जो Q है ना, ये Q को हम क्या बोलते हैं, यहां पे डिस्चार्ज बोलते हैं। ये Q को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं हम, और वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, मीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, टाइम के साथ है मतलब फ्लो रेट। तो Q को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज और वॉल्यूम फ्लो रेट। और ये क्या रहता है, Q कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना किसी पाइप में मैं पानी डाला उतना ही तो निकलेगा बाहर। एक तरफ से जितना पानी डाला दूसरी तरफ से उतना ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं यहां से मैं कम पानी डाला और उस पाइप में अगले एंड से ज्यादा पानी निकल जा रहा है, या मैं यहां से ज्यादा पानी डाला और अगले एंड से कम पानी निकल रहा है, बीच में पाइप पानी तो खाएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जितना मैं पानी किसी पाइप में डालूंगा उतना ही पाइप अगले एंड से निकलेगा। तो यही होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मास कभी भी मास कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है, ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। जितना मास एंटर हुआ उतना ही मास एग्जिट होगा। ठीक है, बीच में कहीं मास रुकेगा नहीं, ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो ये क्यों होता है, तो यहां से यदि मैं इन दोनों सेक्शन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं फर्स्ट और सेकंड पे, तो कैसा होगा, Q इक्वल टू, ठीक है क्या बोलूंगा मैं, Q इक्वल टू एरिया। एरिया मतलब एक इसकी विड्थ मतलब B1। ठीक है, एरिया मतलब दो डायमेंशन होगा, एक डायमेंशन B1 हो गया, एक मैं इसकी विड्थ मान लेता हूं जो इसके पीछे तरफ है जो मेरे को नहीं दिख रही है, W इंटू V1, इस सेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट होता है ये वैल्यू पूरी, B2 इंटू W इंटू V2। B2 मतलब यहां की विड्थ, यहां की ये डिस्टेंस, W मतलब उसकी विड्थ जो हिस्सा मेरे को दिख नहीं रहा है उसकी चौड़ाई, और V2 मतलब इस सेक्शन की वेलोसिटी। ये दोनों बराबर रहेगा, मतलब जितना पानी मैं यहां डाला हूं उतना ही पानी यहां से निकलेगा भाई। भले यहां दब रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां खुल जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, मगर उतना ही पानी निकलेगा जितना मैं डाला हूं अंदर, ये जो भी फ्लूइड डाला हूं। तो यहां से क्या होगा, ये दोनों कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, B यहां से क्या होगा, विड्थ तो दोनों कट जाएगा दोनों तरीके से यदि देखा जाए तो। ठीक है, तो B V इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, Q बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट। तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि B क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ये V को मैं इसके नीचे दूंगा, Q तो कांस्टेंट है, तो विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब देखो वही चीज आ गई। स्पेसिंग बिटवीन टू स्ट्रीमलाइंस, B क्या है, दो स्ट्रीमलाइन रेड वाले के बीच का डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के क्या होता है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि दो स्ट्रीमलाइन पास पास हैं तो उस जगह में क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। यदि दो स्ट्रीमलाइन दूर दूर हैं तो उसकी जगह में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आया, हमने प्रूफ कर लिया। तो अब हमें सेकंड पॉइंट एकदम अच्छे समझ में आ गया, क्या, ग्रेटर इज द क्राउडीनेस ऑफ द स्ट्रीमलाइन। जितनी ज्यादा स्ट्रीमलाइन है किसी जगह में एट ए प्लेस, ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, उस जगह में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लिक्विड पार्टिकल एट दैट प्लेस, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब सेम, इसका ज्यादा हुई क्राउडीनेस कम हुई तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, समझ में आया, एकदम इजी, बहुत सिंपल है, मैंने आपको दो तीन तरीके से समझाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉपर्टी स्ट्रीमलाइन की क्या होती है। फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस
along the streamline, जिस दिशा में स्ट्रीमलाइन जा रही है, ऐसे ये स्ट्रीमलाइन मेरी जा रही है तो फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा, कभी वो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, याद रखिएगा, इस डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। तो फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग द स्ट्रीमलाइन, फ्लो नेवर टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के कभी भी परपेंडिकुलर फ्लो नहीं होगा, जैसे मेरे को स्ट्रीमलाइन दिख रही है उसी दिशा में क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसे स्ट्रीमलाइन बनाया हूं मैं तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, कभी उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी, तभी तो वो फ्लो दिखाती है। आखिरी प्रॉपर्टी, अ स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यदि घुमाव वाला फ्लो चल रहा है तो कभी भी एक स्ट्रीमलाइन अपने आप को खुद ही इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इन केस ऑफ ए स्टडी फ्लो सेम इंटरसेक्ट तो करेगी ही नहीं, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन खुद को भी इंटरसेक्ट नहीं करती स्टडी फ्लो के केस में, क्योंकि इंटरसेक्ट खुद को कर दी तो फिर उस पॉइंट में दो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टीज थी, इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए समझना। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आई होगी, ठीक, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन और कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को, और इसको हम क्या करेंगे, डिराइव भी करेंगे अभी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो किस पे बेस्ड रहती है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन और बी डिस्ट्रॉयड। तो इट स्टेट्स दैट, क्या बोलती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ड्यूरिंग दी स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। देखिए आ गया स्ट्रीम, ऐसे ही अब अजम्पशन आने चालू हो जाएंगे, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी वो सब बीच बीच में आने लग जाएगी। अब ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द नॉन विस्कस, नाम से ही अभी समझ में आ जाना चाहिए, नॉन विस्कस मतलब फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं है, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्लूइड रेजिस्ट नहीं करेगा, लॉस ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब कंप्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी उसकी, ठीक है। थ्रू ए पाइप, किसी एक पाइप में ऐसा फ्लो हो रहा होगा, स्ट्रीमलाइन नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो, किसी पाइप में फ्लो हो रहा होगा ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। वेरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब एक जगह चौड़ा है एक जगह सकरा हो गया, पाइप पूरा सेम है, ठीक है। तो ऐसे जगह में द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, मतलब ये पाइप है, इसको मैं ऐसे काट दिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो π/4 d स्क्वायर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं ए एरिया क्रॉस सेक्शन, बी मतलब वेलोसिटी, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, ए वी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। कैसे, ये मेरा पाइप यहां से ये चौड़ा है, आगे जाके क्या हो गया, पतला हो गया, इस सेक्शन का A1 और यहां का V1, और ये सेक्शन में A2 V2। यहां पे जितना एरिया कम हुआ है, आगे जाके यही एरिया जो आगे जाके जितना कम हुआ है वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, यहां पे मैंने कैपिटल लिख दिया, ठीक है, समझना आना चाहिए। ये किसके लिए होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। यदि कंप्रेसिबल फ्लूइड आया मतलब वो हल्का सा दब भी जा रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, रो ले लेंगे, रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2, रो भी ले लेंगे, डेंसिटी अलग अलग ले लेंगे। ये किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए, सॉरी ये नीचे वाला डेंसिटी यूज कर रहे हैं हम तो कंप्रेसिबल के लिए, ऊपर वाला किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए। ये होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दिख रहा है आपको बिल्कुल, इसी को हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे कि कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन का प्रूफ होता है, और ये आपसे एग्जाम में पूछता ही है। ओके ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को। तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपना। ये एक पाइप, ठीक है, यहां पे इसका सेक्शन ज्यादा है, यहां पे वो क्या हो गया, इसकी विड्थ कम हो गई। वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप होना चाहिए, क्योंकि यदि पाइप सीधा रहा तो क्या मतलब, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा, मतलब समझ में ही क्या आएगा, सीधा रहा तो सब चीज तो सेम रहेगी, ठीक है। अब यहां पे मैं एक सेक्शन लेता हूं, ये वाला, ये मेरा एक सेक्शन है, और यहां पे भी मेरा एक सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन में मेरा एरिया है A1, यहां की वेलोसिटी है V1, और डेंसिटी अभी मैं मान रहा हूं कांस्टेंट है रो। इस सेक्शन में बात करूं तो यहां पे मेरा एरिया है A2,
यहाँ की मेरी वेलोसिटी है v2 और यहाँ की भी डेंसिटी है रो। ठीक है, समझ में आया मेरे को? एरिया हर वहां की वेलोसिटी भी नेमिंग कर देता हूं। ये हो जाएगा मेरा A और दूसरा हो जाएगा B। डायग्राम विजिबल है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मास देखूंगा कि यहां से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड घुस रहा है, कोई भी फ्लूइड हो, वाटर हो, कुछ भी हो, यहां से घुस रहा है और यहां से निकल रहा है। तो जितना मास इसके अंदर आएगा उतना ही मास बाहर निकलेगा, क्योंकि मास कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट लिखूंगा मास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ले लेता हूं एज, मैं माना हूं इनकंप्रेसिबल फ्लो है, तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो मैं मास को कैसे लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विजिबल है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको मैं मास को एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा। ठीक है, आगे जाके मैं ए छोटा ले लूंगा, क्योंकि मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, ये वाला मेरा मास का हो गया। अब मैं लिखूंगा मास एंटरिंग थ्रू सेक्शन ए, ये वाला सेक्शन, इन टाइम डेल टी। अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम भी ले रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम डेल टी में कितना मास यहां पे एंटर कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम डेल टी मतलब एक छोटा सा टाइम लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड में कितना मास यहां पे एंटर कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, m1 इक्वल टू m1, क्योंकि मैं सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, ये वाला मेरा सेक्शन 1 और ये वाला मेरा सेक्शन 2। m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, रो, ठीक है, इनटू, अब मैं स्मॉल ए ले लेता हूं, a1। ठीक है, डेंसिटी तो मैं भी कांस्टेंट मान के रखा हूं, इसलिए रो लेके चल रहा हूं। आगे जब अलग अलग लिखना रहेगा तो रो1 रो2 भी लिख सकता हूं मैं। m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो a1 इनटू, अब ये यहां पे l का खेल है। ठीक है, यही डायग्राम में क्या करता है, एक जो l ले रहा है वो क्या करता है, एक छोटी सी लेंथ ले लेता है, एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ले लेता है। तो यहां से मैं भी एक क्या करता हूं, एक छोटा लेंथ का एलिमेंट ले लेता हूं यहां। ओ ठीक है, ये मेरा पाइप, ये वाला सरफेस, और ये मैं क्या की लिया, छोटा यहां पे लेंथ का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ऊपर मैं सेक्शन का नाम फिर से मेंशन कर देता हूं, ये वाला क्या है मेरा बी, और यही क्या है मेरा सेकंड सेक्शन है ये। ठीक है, अब मैं क्या किया, एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ले लिया। अब इसका यदि मैं डिस्टेंस देखूं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि छोटा सा लेंथ का एलिमेंट फ्लूइड का अंदर आएगा। ठीक है, अब यदि यहां पे मैं इसका डिस्टेंस लिखूं तो कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब यदि यहां पे मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, v1। ठीक है, और टाइम, अब यहां पे डिस्टेंस क्या है, छोटा वाला डिस्टेंस में ले रहा हूं। देखिए छोटा छोटा एक सेक्शन लिया हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं दिखूंगा डेल एल। ठीक है, स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना है, तभी मैं छोटा वाला टाइम लिया हूं डेल टी। तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, यही रिलेशन यहां पे लग रहा है। तो डेल एल, ये जो छोटे से एलिमेंट की लेंथ होगी वो क्या होगी, v1 इंटू डेल टी, v1 इंटू डेल टी होगी। बिल्कुल, यहां पे मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, v2 इंटू डेल टी हो जाएगा। यही चीज वो करता है क्या एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यही चीज लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये v1 डेल टी यहां पे कैसे लिखता है। कुछ नहीं कर रहा है वो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो उसी की वैल्यू वहां पे वो लिख दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, v1 डेल टी, ये एक आ गया। सिमिलरली ऐसी मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा लिख सकता हूं, मास एंटरिंग थ्रू द सेक्शन ए लिखा था, मास एंटरिंग थ्रू द सेक्शन बी इन टाइम डेल टी।
तो दूसरा वाला मेरा क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू रो, अभी मैं डेंसिटी कांस्टेंट मान रहा हूं, A2 इंटू V2 डेल टी। अब मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा बाई लॉ कंजर्वेशन, बाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या बोलती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज, मतलब चेंज तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मास क्या होगा, ना ही पैदा होगा ना ही खत्म होगा, जितना एंटर हुआ है उतना ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलेगी, m1 इज इक्वल टू m2, जितना अंदर घुसा है उतना ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, रो a1 v1 डेल टी इक्वल टू रो a2 v2 डेल टी, ठीक है। क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा यहां से, डेल टी खत्म, तो क्या आ जाएगा, रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2। ये क्या आ गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। डेंसिटी यूज कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये किसके लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, COMP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी वाली टर्म है यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये पोर्शन बस हल्का सा रब करता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी यूज कर रहा है, इसका मतलब वो किसके लिए, कंप्रेसिबल के लिए, ठीक है। भले वो हम स्टार्टिंग में अज्यूम किए कि इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए करेंगे, मगर डेंसिटी कंसीडर करता है वो डेरिवेशन में, इसलिए वो क्या है, कंप्रेसिबल के लिए ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि जब डेंसिटी वेरी करेगी तो उसकी वैल्यू हम यहां पे रखेंगे रो1 और रो2 के फॉर्म में, कि इस सेक्शन में डेंसिटी क्या थी, इस सेक्शन में डेंसिटी क्या थी, ठीक है। अब नॉर्मल कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखे हम, तो क्या बन जाएगी यहां से, कैसे मैं लिखूंगा, इफ डेंसिटी यदि कांस्टेंट हुई, मतलब क्या, ऊपर वाली कंडीशन इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा, मतलब फ्लो दबेगा नहीं, फ्लूइड दबेगा नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, या मैं बोल सकता हूं यहां से ab इक्वल टू कांस्टेंट। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताया और यही चीज हम क्या किए, प्रूफ कर लिए। तो ये क्या आ गया हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का प्रूफ, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। बस याद रखना है यहाँ पे जो वो डेल टी लेता है, ये डेल टी क्यों लेता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है। तो यहाँ पे जो छोटा सा डेल एल एलिमेंट है, डेल एल, उसकी वैल्यू वो क्या रखता है, वी और टी के टर्म में लिखता है। तो v1 डेल टी हो जाएगा, यहाँ पे v2 डेल टी हो जाएगा, छोटी सी लेंथ एलिमेंट का वो, बस इसी को वहां पे रखता है, बस यही है, बाकी एकदम सिंपल डेरिवेशन। ओके, तो हमें क्या हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी हमने प्रूफ देख लिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक बार लेमिनार फ्लो के बारे में कि क्या होता है लेमिनार फ्लो, शॉर्ट फॉर्म में एकदम। लेमिनार फ्लो, ठीक है, डिटेल में रहेगा इस जगह में थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियसली हमने शॉर्ट में देख लिया, ठीक है। इफ लिक्विड फ्लो ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी एक सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक सरफेस हो या किसी पाइप के बीच में हो, पाइप के बीच में फ्लो करेगा तो मैं बोलूंगा दो सरफेस के बीच में फ्लो कर रहा है। कोई प्लेट रखी है और उसके ऊपर बह रहा है तो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल सरफेस में बह रहा है। If the liquid flows over horizontal surface in the form of layers, layer के फॉर्म में of different velocities, हर लेयर की क्या होगी, अलग वेलोसिटी होगी, then the flow of liquid is called laminar flow। तो इस केस में जो लिक्विड का फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो। मतलब यदि कोई लिक्विड किसी चीज के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर फ्लो करता है या किसी पाइप के बीच में फ्लो करता है अलग अलग लेयर्स में, और हर लेयर की अलग अलग वेलोसिटी है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो। अगला पॉइंट, इन लेमिनार फ्लो द पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर डू नॉट एंटर इनटू अनदर लेयर। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, एक लेयर के पार्टिकल किसी दूसरे लेयर में नहीं घुसते, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है। सिंपल सी बात, एक जो लाइन है वो वैसी चल रही है, अगली लाइन में नहीं घुसेगा वो, तो इसलिए तो लेमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो इन लेमिनार फ्लो द पार्टिकल्स ऑफ लेयर डू नॉट एंटर, मतलब पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर डू नॉट एंटर इनटू अनदर लेयर, एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर में नहीं घुसेगा। इन जनरल लेमिनार फ्लो इज ए स्ट्रीमलाइन फ्लो एज शोन इन द फिगर। तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो क्या होगा, एक प्रकार का स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, जैसे फिगर में दिया है। अब ये फिगर में क्या है, व्हाइट रंग वाला पूरा हिस्सा क्या है, पाइप है, डॉटेड लाइंस में बोल सकता हूं एक प्रकार की स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। अब देखते हैं ये जो रेड लाइन शो कर रही है ना, ये हर एक पॉइंट की वेलोसिटी शो कर रही है हमें। कैसे वेलोसिटी में फर्क है, जो पार्टिकल इस पाइप के सरफेस के पास होगा वो क्या होगा, इसके साथ थोड़ा सा घसेगा।
हाईली विस्कस फ्लो इज एग्जांपल ऑफ लेमिनार फ्लो। मतलब जो पार्टिकल इस सरफेस के पास रहेगा वो इससे थोड़ा सा घसेगा, इससे टकराएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम यहां वाले पार्टिकल की भी होगी, वो इसकी वॉल के साथ क्या करेगा, रब करेगा। ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उससे घस के जाएगा थोड़ा सा, वो जो दीवार के पास रहेगा पार्टिकल, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर आते जाएगा उसकी फ्रिक्शन कम होती जाएगी, इसीलिए बीच में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। जो बीच की लाइन का पार्टिकल होगा उसको वेलोसिटी में कोई टेंशन नहीं रहेगा, उसका कोई उसको रोक नहीं रहा होगा, तो वो सबसे स्पीड से जाएगा जो बीच में पार्टिकल होगा। ठीक है, बाकी जो दीवार के पास का पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वो वॉल के साथ क्या करेगा, उसको घस के चलना पड़ेगा वॉल के साथ, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसलिए ये क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ आऊंगा वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है सेंटर की तरफ आते आते। फिर जैसे सेंटर से मैं वापस दीवार की तरफ आ रहा हूं, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ में आया डायग्राम? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको हम एक प्रकार का। दीवार के पास पार्टिकल की वेलोसिटी कम है इसलिए उसका एरो छोटा है वेलोसिटी का, बीच वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी इसलिए उसका एरो सबसे बड़ा है, इधर वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी सबसे कम रहेगी इसलिए उसका एरो क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, ये आया हमें लेमिनार फ्लो समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो? फर्स्ट पॉइंट, इन रिवर, कैनल्स, रिवर की बात करें या कैनल की बात करें, नहर की बात करें, वेयर स्पीड ऑफ वाटर इज क्वाइट हाई, जहां पे वाटर की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है, और बाउंड्री सरफेस कॉजेज एब्रप्ट चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। और क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री मतलब जो उनके कोने होते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में, डिस्कवरीज में देखे होंगे, पानी टकरा के उछलता है कोनों में। ठीक है, तो जब फ्लूइड की वेलोसिटी एकदम ज्यादा है और वो टकराते हो जाएगा अलग अलग कोनों में, नदी की बात ले लें, इधर उधर कोने में टकराते हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, एब्रप्ट चेंज कर देगा, मतलब उसमें केओस पैदा कर देगा पानी के फ्लो में हो। ठीक है, देन द फ्लो बिकम्स इररेगुलर। इस केस में क्या होता है, पानी फुल ठोकते हुए जाएगा, इधर उधर के कोनों को हिलते हुए जाएगा, वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो वाटर का फ्लो में क्या बोलूंगा, इररेगुलर हो गया, एकदम आराम से नहीं बह पा रहा है, बहुत दिक्कत से बह रहा है और फुल ठोक ठाक के बह रहा है इधर उधर। ठीक है, तो सच फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। ऐसे ही फ्लो को जो एकदम केओटिक वे में बहता है, ठीक है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, इररेगुलरली बह रहा है, एकदम डिस्ट्रक्टिव वे में बह रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ ऑब्वियस ही बात है, जो सुनामी आती है, बाढ़ आती है, उसमें पानी कैसा होता है, एकदम डिस्ट्रक्टिव वे में बहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। उसको हम लेमिनार फ्लो नहीं बोलेंगे, एकदम आराम से पानी नहीं आता बाढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दस द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट इज नॉट सेम। मतलब सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी किसी एक पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं तो वो सेम नहीं है। यदि मैं एक पॉइंट ले लूं ऐसे और एक पार्टिकल यहां से गुजरा तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी, अगले पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, क्रॉसिंग गिवन पॉइंट इज नॉट सेम एंड मोशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स इररेगुलर और डिसऑर्डर्ड। यदि पानी का बहाव या किसी फ्लूइड का बहाव इररेगुलर हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, कैसे भी बढ़ जा रहा है, कैसे भी फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। सेम एग्जांपल, एक क्लास है, क्लास को हम डिस्पर्स कर रहे हैं, बच्चे लोग एकदम लाइन बना के एक दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो लेमिनार फ्लो, भेड़ बकरी टाइप एकदम बाहर निकलेंगे सब धक्का मुक्की देके तो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, एक एग्जांपल, यदि एक पिलर है, ये एक ब्रिज का पिलर है और वाटर यहां पे फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो करके क्या होगा, ये सब पार्टिकल्स तो एकदम बढ़िया फ्लो कर रहे हैं, मगर जैसे पिलर के पीछे होगा ना तो यहाँ पे क्या होता है, एडी जनरेशन हो जाता है, मतलब एक प्रकार का बैक फ्लो होता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये एक प्रकार का क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। यहाँ पे क्या है, एकदम इररेगुलर फ्लो हो रहा है वाटर का, देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ऐसा पिलर के पीछे ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बैक फ्लो, यहाँ पे जगह छूट जाती है और जब ये फ्लो आगे चल जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम बन जाती है, वो वैक्यूम क्या करती है, सक करती है वापस फ्लूइड को, ऐसा होता है, बैक फ्लो हम इसको बोलते हैं, फ्लो सेपरेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी ये क्या है, एक प्रकार का टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है। ये एक ब्रिज का पुल है, मतलब एक ब्रिज का पिलर है और इसमें वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है, एग्जांपल होगा किसका, टर्बुलेंट फ्लो का। ठीक है, लास्ट एक नोट पॉइंट के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं नोट पॉइंट, द मोशन ऑफ रियल फ्लूइड्स, यदि मैं एकदम रियल लाइफ के फ्लूइड्स के बारे में बात करूं, द मोशन ऑफ रियल फ्लूइड्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एकदम रियल लाइफ के हम फ्लूइड्स देखें तो वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थोड़े।
ठीक है, ऐसा वाटर का नहीं होता, क्योंकि वाटर हम लगभग आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं और वो मस्त एकदम अच्छा बिहेव करता है। तो बाकी किसी और फ्लूइड का मोशन हम ले लें तो वो एकदम कॉम्प्लिकेट होता है। मगर हम किसी कॉम्प्लिकेट चीजों को कैसे समझते हैं? एक एजम्पशन मानते हैं, उसको सिंपल करते हैं। पहले सिंपल चीज हम समझते हैं, फिर उसका लेवल बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल ऐसा बढ़ा लेते हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझने के लिए हमें पहले एक सिंपल चीज समझनी पड़ेगी, उसका बेसिक, फिर उसका लेवल बढ़ा बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, उसका ओरिजिनल हिस्सा समझ सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो रियल फ्लूइड का मोशन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए फ्लूइड डायनेमिक्स को इन सिंपल मैनर, हमें फ्लूइड डायनेमिक्स को समझने के लिए सिंपल मैनर में वी अज्यूम दैट फ्लूइड इज आइडियल। हम मानते हैं कि फ्लूइड आइडियल है। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, इनकंप्रेसिबल मतलब दबेगा नहीं, कितना भी प्रेशर बढ़ा दो उसकी डेंसिटी कम नहीं होगी, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी बहुत कम होगी, 5% से भी कम होगी इसका मतलब। ठीक है, इनकंप्रेसिबल होगा, इनविस्कस होगा, मतलब विस्कोसिटी नहीं होगी उसकी, वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको आइडियल फ्लूइड मानते हैं। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इज वन विच इज नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल, विस्कोसिटी नहीं होगी, परतों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण पैदा नहीं होगी, रेजिस्ट नहीं करेगा फ्लो को, इनकंप्रेसिबल, एंड इट्स फ्लो इज स्टडी एंड इनरोटेशनल। ये क्या है? इनकंप्रेसिबल। यहां तक ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है। क्या होता है वो? नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, और आगे वो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन नहीं है, वो बोल रहा है कि उसका फ्लो कैसा होगा। और आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो होगा स्टडी और इररोटेशनल होगा। मतलब स्टडी मतलब एक किसी सेक्शन में, कोई एक सेक्शन लेता हूं मैं, यहां पे उसकी हर टाइम में t1 में भी वेलोसिटी कितनी होगी? t1 में v1 कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 में 2 सेकेंड होता है टाइम, तो उसमें भी वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। ये चीज अभी हमने क्या करी, देख ली अच्छे से। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड हम एज्यूम करते हैं, जैसे हम बर्नौली इक्वेशन प्रूव करेंगे तो उसमें हम किसके लिए लेते हैं? आइडियल फ्लूइड्स के लिए ही लेते हैं। इसलिए हम सारे पहले अजम्पशन समझे अपने ये वाले वीडियो में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो नॉन विस्कस हो, मतलब विस्कोसिटी उसकी जीरो होगी, विस्कोसिटी हम म्यू से डिनोट करते हैं, जो क्या होगी? जीरो होगी। और इनकंप्रेसिबल होगा, मतलब डेंसिटी क्या होगी उसकी? कांस्टेंट। और आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन जीरो होती है। ठीक है, ये सब आइडियल फ्लूइड्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? रियल फ्लूइड को पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक आइडियल फ्लूइड पे एनालिसिस करेंगे, फिर हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम रियल फ्लूइड पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने के लिए तैयार हो गए, उसको डिराइव करने के लिए सारे कंसेप्ट हमें समझ में आ गए। तो अभी तक के लिए इतना ही। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। थैंक यू।